अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैंने आज आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करना है मई जून 2023 का पेपर 1-1। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल पेपर को अगर देखें तो मैंने इस पेपर को ऐसे ही गो थ्रू करा था, तो मुझे अंदाजा हुआ था ऐसे जिसमें कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है बच्चों के साथ डिस्कस होने चाहिए। लेकिन अब जैसे कि ये पहला सवाल है, आई एम श्योर ये सब आप देख के ही कह रहे होगे कि ये तो ऐसा सच कुछ वो भी नहीं है। आप अगर इस सवाल की तरफ देखें तो बेटा यहाँ पे नजर आ रहा है 4 sin थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। 0 से 180 की लिमिट है। कैलकुलेटर का मोड आपने रेडियन में करा, आपने सीधा सीधा क्या लिखा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। कोई मसला नहीं है। 4 sin थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा ओवर cos थीटा। चलो भाई, फिर आगे मजीद बातें कर लेते हैं हम लोग। ये क्या बन जाता है, 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। एज सच इसमें भी कोई मसला आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। सही है ना बेटा? तो अब मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ, मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर sin थीटा कॉमन ले लूं तो बेटा ये क्या बन रहा है, 4 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा रेडियन नहीं होगा ना सहर, बेटा यहाँ पे क्योंकि देखें एंगल डिग्री में दिए हुए हैं। खैर, अब बेटा आपने अगर यहाँ पे देखा तो आप फौरन से क्या कह देंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 0। फिर एक है 4 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा थीटा क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 0। तो थीटा की थीटा 0, साइन कब कब 0 होता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है एंड 360 पे होता है। और यहां पे क्या होगा बेटा, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/4। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पे ये तो काम पहले कर नहीं सकता, पहले मुझे निकालना पड़ेगा बेसिक एंगल। अच्छा, एज फार एज बेसिक एंगल इज कंसर्न, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पहले अल्फा। देखो ये तो क्या बन रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। अल्फा क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/4। बेटा cos इनवर्स ऑफ 1/4, मुझे जरा देखने दो, cos इनवर्स ऑफ 1/4। बेटा आई होप कि आप में से बच्चों के पास कुछ क्या कैलकुलेटर निकला हुआ होगा। शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट डिग्री, cos इनवर्स ऑफ 1/4, शिफ्ट cos इनवर्स 0.25, तो 75.52। बेटा कॉस साइन कॉस कहाँ का नेगेटिव है, फर्स्ट सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, 180 माइनस आंसर 104.5। थीटा क्या आ रहा है, अच्छा वैसे आप चाहो तो अल्फा मेंशन भी कर दो। अल्फा क्या आया था हमारा, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.25, अल्फा वाज 75.5। ठीक है बेटा, यहां तक आएगा इस आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अगला सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल ये है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। बेटा अगर मुझे इसकी एक्सपेंशन चाहिए तो ये तो बायनॉमियल का सिंपल सा सवाल है, आई गेस आप लोग कर भी सकते हो, बट स्टिल पहला पेपर है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ। 2 की पावर 4 प्लस 4c1, 2 की पावर 4 - 1 3, 3x की पावर 1 प्लस 4c2, 2 की पावर 2, 3x की पावर 2। बेटा 2 की पावर 4 इज 16, 4c1 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 3x। 4c2 बेटा आपके पास हो जाता है 6, 4, 9x स्क्वायर। 16 प्लस 4 3 is 12, 12 8 is 96x। 6 4 is 24, 24 into 9 is 216 x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया भाई। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x ऑफ दिस। अच्छा अब बेटा इसके अब पहले तीन टर्म्स मांगे हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, ऐसा सच कोई मसला नहीं है। 1 की पावर 5 प्लस 5c1, 1 की पावर 4 माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2, 1 की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2। तो बेटा 1 की पावर 5 क्या होती है, 1, 5c1 तो 5 होता है बेटा, 5 2 जा 10 माइनस 10x।
5c2 बेटा आपके पास 10 है, 10 4 जा +4 आएगा ना बेटा, 40x²। ये भी इसका भी आंसर आ गया। अब देखते हैं बेटा इन्होंने अगले पार्ट में क्या कह दिया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा मजे की बात, ये दोनों की एक्सपेंशन निकाली हुई है। 2 + 3x⁴ की एक्सपेंशन क्या थी, 16 + 96, 16 + 96x + 216x²। बेटा दूसरे वाले की क्या थी, 1 - 10x 40x²। बेटा आपको चाहिए सिर्फ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम देखते हैं x² कब कब आता है। जब बेटा 16 जाके इस 40 से मल्टीप्लाई होगा तब x² आएगा। जब 96 जाके -10x से मल्टीप्लाई होगा तब x² आएगा। जब 216 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तब x² आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बेटा 16 × 40, कोई मुझे हेल्प कर सकता है बेटा? 16 × 40 640 हो जाएगा, है कि नहीं? चलो भाई, फिर -960 640x² पूरा ही लिख देता हूँ, -960x² + 216x²। तो अब बेटा ये क्या आंसर आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, -104। चलो भाई 6 नंबर इसके भी दे दिए। अच्छा अब ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा जो है ना पसंद है। ठीक है, इस सवाल में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखें। इन्होंने आपसे क्या कहा है, एक अलग ही किस्म का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब इस डायग्राम में इन्होंने क्या कह दिया है, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = f(x) एंड y = g(x). अच्छा और से देखो, शेप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन g(x) थोड़ा सा साइज में बड़ा लग रहा है। ठीक है बेटा, तो आप ड्रॉ द डायग्राम शोज दिस, describe fully a sequence of two transformation which transforms the graph of y = f(x) onto g(x). f(x) हो जाए g(x), ये अब हमें सोचना होगा। चलो देखते हैं बेटा, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ भी 2 है। अच्छा अब इसमें इतना तो हमें समझ आ गया कि भाई हॉरिजॉन्टली कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं हुआ हुआ, हॉरिजॉन्टली कोई स्ट्रेच नहीं है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, ये दूसरा वाला डायग्राम हॉरिजॉन्टली पीछे है। अच्छा पीछे भी कितने यूनिट है, ये लेंथ और ये लेंथ को अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा ये है 3, 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टली 6 यूनिट पीछे गया है। अब बच्चे लेकिन फौरन से कहेंगे सर वर्टिकली भी तो हुआ होगा। मैं कहता हूँ भाई वर्टिकल स्ट्रेच हुआ ही नहीं है, यहाँ पे हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखो ना ये दोनों लेंथ सेम है एग्जैक्टली, तो हॉरिजॉन्टली तो ये हुआ है ट्रांसलेट। ये आपको डायग्राम देख के समझना होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज और समझ आती है कि भाई अगर हम लोग स्ट्रेच की बात करें, क्योंकि देखो स्ट्रेच भी तो बेटा दो तरह के हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब स्ट्रेच में अब अगर हम देखें कहां से स्ट्रेचिंग हो रही है, बेटा यहाँ पे लेंथ कितनी है, 3 यूनिट है, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 6 यूनिट्स है। यानी यार 3 से 6 हो गई। फिर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका डिस्टेंस कितना है 1, यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2, डबल हो गया है। अच्छा अगर मैं इसका देखूं -3 है ना, यानी कि 3 यूनिट है, और अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 यूनिट है। तो भाई वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेच या स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें इनवेरिएंट लाइन क्या होती है, द एक्स एक्सिस, और स्ट्रेच फैक्टर हमें नजर आ रहा है 2 है। फिर उसके बाद अगर मैं सिर्फ स्ट्रेच ही कर रहा होता, तो भाई सिर्फ स्ट्रेच करता अगर, तो ये कहानी कैसे बनती, यहां था। ठीक है, फिर कहाँ तक गया है भाई, ये कितने यूनिट पीछे, 1 2 2 यूनिट पीछे गया, यानी कि फिर ये यहाँ आता, और फिर ये जाता कहाँ पे, 1 2 1 2, कुछ ऐसे आता। अगर ये होती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेट भी हुआ है पीछे की तरफ। कितने यूनिट ट्रांसलेट हुआ है,
1 2 3 4 5 6 यूनिट पीछे ट्रांसलेट हुआ है ये हर एक पॉइंट। तो आप लोग क्या कहेंगे? f of x is stretched vertically with a stretch factor of 2 with x-axis as the invariant line, followed by a horizontal translation of 6 units towards left, that is translation matrix of -6 and 0। बेटा इतने से काम के उठा के आपको ये लोग 4 नंबर दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक ही पार्ट था इसका। अब ये वाला सवाल है भाई, इस सवाल में क्या हो रहा है? अच्छा बेटा, अब अगर हम लोग इस सवाल की तरफ देखें तो हमें कुछ चीज, सो बेसिकली बेटा अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि भाई डायग्राम में एक सेक्टर है ABC जिसका सेंटर A पे है, रेडियस 8 है, एंगल थीटा है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 16/3 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट BCD निकालो। बेटा BCD सेगमेंट का पेरीमीटर अगर चाहिए तो ये लेंथ चाहिए और ये आर्क लेंथ चाहिए। मसला ये मेरे पास ये एंगल ही नहीं है भाई, थीटा। तो ये एंगल थीटा कहां से निकालूं? भाई मेरे पास एरिया है इस सेक्टर का। तो मैं क्या आप लोग के आगे कह सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू ½ r² थीटा। बेटा एरिया क्या है? 16/3 पाई इज इक्वल टू हाफ 8 का स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। तो बेटा आपके पास यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? π/6। थीटा आ गया आपके पास यहाँ पे π/6। अब इन्होंने कहा है हमसे कि भाई अगर ये एंगल है आपके पास बेटा π/6, सही है। और अगर फर्ज करो मैं बेटा यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, इसे कॉर्ड BC पे, अगर मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये क्या करेगा? 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा। मैं एक काम कर लेता हूँ ना बेटा बड़े आराम से, मैंने कह दिया भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल भी 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। तो बेटा ये वाला एंगल भी नेचुरली क्या हो जाएगा? π/6 डिवाइड बाई 2 विच इज π/12। तो अगर मैं अब आपके आगे बेटा कंसिडर करूं ट्राइंगल ADB, या सॉरी इस पॉइंट को मैं एक्स कह रहा हूं, कंसिडरिंग ट्राइंगल AXB, तो हमारे पास बेटा ऑपोजिट साइड है XB, हाइपोटेन्यूज है 8, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया? साइन π/12 इज इक्वल टू BX अपॉन 8। तो बेटा आपके पास BX लेंथ क्या आ जाएगी? BX आ जानी है आपके पास साइन π/12 इंटू 8। बेटा ये आ रही है 2.07। और आपके पास फिर BC लेंथ क्या हो जाएगी? BC इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ BX। तो 2 इंटू 2.07, तो ये आ रहा है 4.14 सेंटीमीटर। चलो भाई एक लेंथ आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये चाहिए था पेरीमीटर तो मुझे ये एक आर्क लेंथ और चाहिए ना। ये आर्क लेंथ तो बेटा आपके सीधा सीधा क्या आ सकता है? S इज इक्वल टू आर थीटा, सही है। आपने क्या कह दिया? S इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस इज 8, थीटा क्या है बेटा आपके पास पूरा π/6 आया था, तो ये आ गया 4π/3। तो बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास? 4π/3 प्लस 4.14 प्लस 4π/3, तो बेटा 8.33 आ गई, सही है।
अब बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के कोसाइन रूल लगा लें, वो कर सकते हैं बेटा, क्यों इतनी लंबी कर रहे हो? डायरेक्टली आप करो ना बेटा, फजूल का हम सवाल को एक्सटेंड ही कर रहे हैं, ज्यादा वर्किंग नहीं करनी हमने। अब इधर आए, अब बेटा अगर मैं इस सवाल की तरफ आऊं, तो आप कैसी, एक और सवाल आ गया हमारे पास बड़ा सीधा सा, 5। 5 में अभी क्या हो रहा है? The line with equation y is equal to kx minus k, where k is a positive constant, is the tangent to the curve with equation this. बेटा ये लाइन टेंजेंट है एक कर्व के साथ. Find in either order the value of k and the coordinates of the point where the tangent meets the curve. अब बेटा देखो, अगर टेंजेंट हो किसी कर्व के साथ, उस वक्त बेटा रूट्स क्या होते हैं आपके पास? रियल एंड इक्वल होते हैं, ये तो हम सबको पता है. तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बड़ा सीधा सा, सबसे पहले दोनों को इक्वेट कर देता हूँ. kx minus k is equal to 1 over 2x with a negative sign. ठीक है बेटा, तो ये अब क्या हो जाएगा? 2kx square minus 2kx is equal to -1. तो बेटा ये क्या बन गया? 2kx square minus 2kx plus 1 equal to 0. यहां तक आ गया आप? अच्छा, सिंस ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा. Since line is tangent to the curve, b square minus 4ac is equal to 0. बेटा b की जगह क्या आ गया हमारे पास? -2k. 4a की जगह क्या आ गया? 2k. c की जगह क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये क्या बन जाता है? 4k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0. अरे भाई यहां पे अब क्या आ रहा है? 2k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा k माइनस 2. बेटा एक k की वैल्यू आ रही है 0 और एक k की वैल्यू आ रही है 2. लेकिन बेटा यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अब क्यों नहीं हो सकती वो भी सुनो. क्यों? देखो बेटा, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 0 हुई तो ये तो y इक्वल टू 0 हो जाएगी. तो वो तो फिर लाइन की इक्वेशन ही नहीं, सीधी सीधी आपके पास एक्स एक्सिस बन जाएगी. तो यहाँ पे आप खाली कौन सी वैल्यू लेंगे? k की वैल्यू 2 लेंगे. Find in either order the value of k and the coordinates of the point. भाई k तो आ गई, अब कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के. तो आपके बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ पे k की जगह आपने 2 डाल दिया. 2 x² माइनस 2 x प्लस 1 0. 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. बेटा अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है बड़े आराम से फैक्टराइज हो सकती है. खैर बेटा मैं फिर भी करके दिखाता हूँ. 4x² -2x प्लस 1 0. बेटा 2x कॉमन, 2x माइनस 1 -1 कॉमन, 2x माइनस 1. तो बेटा आपके पास x की एक ही वैल्यू आ रही है एंड x की वैल्यू क्या आई? 1/2. x की वैल्यू आ गई है. अब मुझे उस पर अगर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए, y किसके बराबर था भाई? -1/2x के बराबर था. तो y की वैल्यू आ गई -1. ठीक है बेटा, तो वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? 1/2, -1. बेटा आपको बैठे बैठे इन्होंने 5 मार्क्स ऐसे ही दे दिए. ठीक है, फिर अगला सवाल इसका देखते हैं हम लोग जरा. ये एक आपको बात बोली है इन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. ठीक है, the first sorry arithmetic progression की. The first three terms of an arithmetic progression are p²/6, 2p minus 6 and p. ठीक है भाई, सही है. अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? Given that the common difference of the progression is not 0, find the value of p. कॉमन डिफरेंस बेटा 0 नहीं है, तो वैल्यू ऑफ p चाहिए. तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो भाई डिफरेंस निकालते हैं ना. डिफरेंस कैसे निकलेगा? 2p minus 6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म will be equal to
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे ही आता है ना कॉमन डिफरेंस, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया भाई। तो ये अब क्या बन रही है कहानी, एक ही इक्वेशन है ना, पूरी इक्वेशन को मैं एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ, जिंदगी आसान रही। या बल्कि चलो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2p 12p माइनस 36 माइनस p स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू p माइनस 2p प्लस 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, 12p माइनस 36 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 6p। कोई मसला नहीं है बेटा। अब 36 और 36, चलो अब देखते हैं भाई, p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 12p प्लस 36 प्लस 36 0, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 72 इक्वल टू 0। अब बेटा गेम ये है कि हमारे पास p की वैल्यूज आ जाएंगी, मैं चाहूँ तो अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, 1 माइनस 18 और 72। तो हमारे पास बेटा एक वैल्यू आई p की 12 और एक वैल्यू आई 6। अब इन्होंने कहा था कि कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही निकालना है ना, जरा p की वैल्यू निकालो, 12 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 6। ठीक है, 24 माइनस 6, तो 12 माइनस 24 माइनस 6 इज 18। ओके, तो माइनस 6 आ रहा है डिफरेंस, यानी कि p की वैल्यू 12 तो हो सकती है। 6 भी देख लेते हैं ना भाई, 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 12 माइनस 6, अरे बेटा 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो p की वैल्यू सिर्फ आप लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 6 को आपने इग्नोर कर दिया। वजह भी आप लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि भाई डिफरेंस 0 नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, यूजिंग दिस वैल्यू find the sum to infinity of the geometric progression with first two terms this, पहले दो टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। और भाई p की वैल्यू क्या है, 12, तो gp के भी फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर अपॉन 6, 2 इंटू 12 माइनस 6। बेटा 144 डिवाइड बाय 6, 24, 2 इंटू 12 माइनस 6, तो ये क्या आ रहा है बेटा 18। अब इन्होंने सम टू इन्फिनिटी बोला है, पहले तो आप रेशियो निकाल लो भाई, 18 बाय 24, तो ये तो आ गया 3/4। सम टू इन्फिनिटी बोला है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है 24, 1 माइनस 3/4, तो बेटा आपके सम टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 96 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी एक सवाल हो गया हमारा, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 6 सवाल कर लिए। मुश्किल से बेटा अगर हम देखें तो बहुत ही कम टाइम लगा है हमें, सही है, इतना टाइम लग नहीं रहा है। चलो, अब इन्होंने क्या कह दिया है, अ कर्व हैज इक्वेशन दिस, और ये लोग क्या कह रहे हैं, इसकी डोमेन दे दी है 4 पाई तक। अच्छा 4 पाई तक दी है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे हाफ एक्स लिखा है, यानी कि आधी साइकिल है इन 2 पाई, तो 4 पाई पे नेचुरली पूरी एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया स्टेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ वाई। भाई वाई की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी, जब साइन में 0 1 -1 डालेंगे हम। तो डाल के देखते हैं भाई, 2 + 3 × 0, साइन हाफ एक्स में पूरे में 0 डाल दिया तो 2 आ रहा है, फिर 2 + 3 × 1, तो ये क्या आ रहा है 5, फिर 2 + 3 × -1, तो ये क्या आ रहा है -1। तो बेटा y की रेंज क्या आ गई है, -1 से बड़ा है, बट छोटा है किससे, 5 से। इन्होंने लीस्ट और ग्रेटेस्ट बोला है,
तो आप कैसे लिखेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई और फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई सॉरी, वो क्या हो जाएगी 5। कोई मसला ही नहीं है बेटा यहां तक आप लोगों को। फिर इन्होंने कहा स्केच करो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब जीरो एक्सेस था तब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी थी 2, सही है ना, 2। मैक्सिमम 5 जा रही है, मिनिमम -1। तो मैं यहाँ पे स्केल बना ही देता हूँ भाई, बेहतर रहेगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 -1। बेटा जब जीरो होता है वहां पे हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, और जब साइन जीरो था तो ओवरऑल वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो मैंने क्या करा बेटा, 2 पे एक अदर डॉटेड लाइन बना दी। ये इसके साथ पॉजिटिव साइन ही है तो भाई इंक्रीजिंग है, साइन स्टार्ट होता है जीरो से, तो जीरो पे इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। फिर साइन कहाँ जाता है, 1 पे, 1 पे इसकी वैल्यू क्या है 5, यानी कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। आमतौर पे साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है π/2 पे। अब कितने पे लेगा, पाई पे लेगा। क्यों पाई पे लेगा, क्योंकि बेटा ये हाफ एक्स है। जो वैल्यू पहले पाई पे थी अब वो कितने पे हो जाए, π/2 पे थी, अब कितने पे हो जाएगी, पाई पे। सही है बेटा, मानते हैं बात। तो अब जब ये पाई आएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर बेटा पाई पे जीरो होता था, अब 2 पाई पे जीरो होगा। फिर 3 पाई पे लीस्ट वैल्यू, 4 पाई पे वापस से जीरो। तो बेटा आपके पास पूरी पूरी रोटेशन आ गई है, कुछ ये बन गया। अच्छा आप इतना भी अगर साफ बना देंगे ना बेटा, कैम्ब्रिज वाले आपको मार्क्स दे देंगे। मुझे पता है थोड़ा सा गंदा बना है, लेकिन यार मैं, फर्क है बेटा, आईपैड पे काम कर रहा हूँ, आप लोग पेपर पे कर रहे होगे। फिर इन्होंने क्या कह दिया, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। अब ये तो मसला है। मसला क्या है, ये इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन किस चीज के बराबर है, 5 - 2x के, यानी कि 5 - 2x तो एक लीनियर लाइन है। भाई अगर मुझे लाइन चाहिए 5 - 2x की, तो जब x जीरो होगा, x जब जीरो होगा तो y क्या होगा 5। तो भाई इस लाइन का एक पॉइंट तो आ गया, x0 y5। अच्छा अगर मैं फर्ज करो x की जगह डाल दूं पाई 2 पाई, सही है, x की जगह डाल दिया 2 पाई, तो y क्या आएगा, तो 5 - 4 पाई, 5 - 4 पाई -7.6, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यार एक काम करते हैं, सिर्फ पाई डाल के देख लेते हैं, जरा छोटा छोटा रखते हैं भाई, पाई रख लेते हैं, चलो इतना तंग नहीं करते। 5 - 2 पाई -1.28, तो यानी कि पाई पे क्या आ रही है, -1.28, यहां कहीं होगी भाई, ऑलमोस्ट। तो 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ एनी लाइन। तो बेटा कितने पॉइंट्स पे जाके टच कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 1 सॉल्यूशन आ रहा है। किसी को कोई मसला है बेटा यहां तक, पक्की बात है बेटा। चलो अब बेटा जरा थोड़ी सी और बातें करते हैं हम लोग। मैं डिजायर्ड टाइम से बहुत पीछे फॉल बैक कर गया हूं। खैर देखते हैं। द फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलोस। बेटा फंक्शन एफ और जी बता दिए कैसे डिफाइंड है, ए और बी के कॉन्स्टेंट्स बता दिए। इन्होंने अब क्या कह दिया, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 5/2 एंड जी एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे हम लोग क्या करें, चलो देखते हैं बेटा एक बार। हम एफ ऑफ 7 डालते हैं, यानी कि 1 + 2a/7 - a, सही है। फिर बेटा अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ 7 क्या था, 5/2 था। 7, एलसीएम भी ले लू ना बेटा मैं इस साइड पे, 7 - a इज इक्वल टू 7 - a + 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो 5 × 7 - a, 2 × 7 + a, 5 7s are 35 - 5a, 2 7s are 14,
प्लस 2a। सही है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 7a इज इक्वल टू 35 माइनस 14, तो 21 होगा। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है आंसर भाई। इन्होंने फिर एक बात बोली है कि भाई जी एफ, ये एक काम करते हैं, जब a की वैल्यू आ गई है तो मैं एफ ऑफ एक्स को अब इज्जत से ना लिख लूं। एफ ऑफ एक्स फिर क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 6/x-3। ठीक है बेटा, यहां तक कोई मसला नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है, GF5 = 4। GF(5) = 4। तो पहले तो मैं देखता हूँ GF(x) क्या होगा भाई। GF(x) यानी कि फंक्शन G में जहां जहां x है वहां वहां f डाल दो। Bx-2 है, Bx-2, x की जगह पूरा f डाल दिया भाई। 1 + 6/x-3। और इन्होंने कहा GF(5). GF(5) का मतलब क्या है भाई, B1 + 6/5 - 3 - 2। बेटा GF(5) इन्होंने बता दिया था 4 है। B1 प्लस, बेटा 5 - 3 क्या होता है, 2। 6/2 क्या होता है, 3 -2। तो -2 तो उधर ले जाओ, 6 = 4b। तो बेटा आपके पास यहाँ पे b क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 3/2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा कितने आराम से ये 4 नंबर आ गए, बस वो देखने से बच्चे घबरा जाते हैं। फिर अगला पार्ट इसका क्या है, फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड यूज द वैल्यू ऑफ a which you found in part A, find the domain of f inverse। चलो यार पहले तो f of x देख लेते हैं ना हम लोग, क्या है, a निकला था 3, 3 निकलने के बाद क्या था, 1 + 6/x-3, x-3। और इसकी इन्होंने डोमेन क्या दिया है, x being greater than 3, ग्रेटर देन a है ना। तो अब इन्होंने क्या दिया है, इनवर्स की डोमेन निकालो। भाई अगर मुझे इनवर्स की डोमेन चाहिए तो मुझे तो चाहिए होगी पहले फंक्शन की रेंज। मानते ही बात। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, जहन में मेरे कुछ बातें आ रही हैं। भाई मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकेटिव ग्राफ्स पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस करे थे रेसिप्रोकेटिव ग्राफ। आप इसमें देखते हैं कि फंक्शन हमारा इनफाइनाइट कब हो रहा है, भाई इनफाइनाइट कब होता है, जब डिवाइड बाय 0 हो रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे x-3 = 0, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। जब 3 होगा तो फंक्शन इनफाइनाइट होगा। इन्होंने डोमेन क्या दे दी, ग्रेटर देन 3 दे दिया। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेता हूँ, 4, 5 एनीथिंग, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रीजन में बनेगा और ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 की, 3 पे ये क्या हो जाएगा, तो 1 + 6/0। तो ये तो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। अब अगर मेरी कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, खुद सोचें। थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 + 6 यानी कि 7। फिर अगर फर्ज करो ये 5 मैंने रख दी तो 9, यानी कि वैल्यूज कम होती जाएंगी। यहाँ पे 3 है तो ये कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी 1 पे टच नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू इनफाइनाइट भी डाल दूं ना, गाइस लिसन, यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट भी कर दूं तो भी ये क्या होगा, 1 + 6/∞। अरे यार एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज व्हाट, 0। तब भी आंसर क्या आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग फौरन से क्या कह दोगे कि हमारी रेंज क्या आ रही है, f(x) इज ग्रेटर देन 1। इनफैक्ट ये 1 पे भी टच नहीं होगा। अब समझ आया बेटा मैं आप लोगों को क्यों रेसिप्रोकेटिव ग्राफ्स भी कहता रहा, देख लो ड्राइव पे पढ़ लो रेसिप्रोकेटिव ग्राफ्स। और हमने क्लास में कितने उसके एग्जाम्पल करे थे, इसीलिए तो मैं कर रहा था। अब इन्होंने कह दिया एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स निकालो। तो भाई अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए एफ इनवर्स का, तो पहला तो बड़ा सीधा काम, y 1 + 6/x-3, 6/x-3 इज इक्वल टू y-1। ठीक है, तो 6/(x
y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। बेटा यहाँ पे आपने x को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो x क्या आ गया, 3 + 6/y माइनस वन। सही है। और फिर बेटा f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 + 6/x माइनस वन। अच्छा बेटा एक चीज मैंने पिछले पार्ट में इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, जरा सुने गाइस। यहाँ पे इन्होंने मांगी थी डोमेन फॉर एफ इनवर्स ना, ये तो इन्हें क्या लिखी है, रेंज ऑफ एफ। और हमें पता है ना बेटा, रेंज ऑफ एफ बेसिकली क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डोमेन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसकी आप बेटा डोमेन क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन वन, और इसको आंसर लिखना होगा। सही है। अच्छा अब बेटा थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक और सवाल है, क्वेश्चन 9। वाटर इज poured into a tank at a constant rate of 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पानी आप टैंक में डाले जा रहे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dv over dt इन दे दिया है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक t सेकेंड आफ्टर फिलिंग स्टार्ट्स इज h। ठीक है। when the depth of the water tank is h, the volume is v of water of the tank। और वॉल्यूम ऑफ v का इन्होंने दे दिया आपको फॉर्मूला खुद बना के, v इज इक्वल टू 4/3 25 plus h whole cube minus 62,500 upon 3। चलो जी, फाइंड द रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग व्हेन h इज इक्वल टू दिस। अरे यार देखो, पहले तो मैं dv ओवर dh निकालूंगा ना, क्योंकि देखो हमें बता दिया है टैंक में पानी किस हिसाब से आ रहा है, dv ओवर dt इन दे दिया है, यानी कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द टैंक क्या है, 500 है। तो मुझे तो चाहिए क्या होगा, dv ओवर dh। तो बेटा मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू h। यही करते थे हम लोग बेटा, प्लीज एक्नॉलेज। सही है बेटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस, dv ओवर dh 425 प्लस h होल स्क्वायर इंटू वन। ये आ गया भाई हमारे पास dv ओवर dh। लेकिन बेटा ये कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब मैं निकालता हूँ dv ओवर dh, जब h की वैल्यू क्या है 10 है, तो क्या आ रहा है 4 × 25 प्लस 10 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है बेटा, 25 प्लस 10 होल स्क्वायर इंटू 4, तो 4900 आ रहा है। सही है। आपसे इन्होंने क्या कहा है, रेट ऑफ एच डी एच ओवर डी टी। तो बेटा डी एच ओवर डी टी अगर मुझे चाहिए, चेन रूल लगाऊंगा, डी एच लिखा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डी टी लिख दिया, यहाँ पे डीवी है और यहाँ पे भी डीवी है। डी एच ओवर डीवी क्या होगा, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/4900। और डीवी ओवर डी टी क्या होगा, 500। सही है बेटा। तो आप लोगों के पास 5/49 आ जाएगा आंसर, 0.102। चलो भाई अगला पार्ट क्या है, एट अनदर इंस्टेंट द रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट दिस इंस्टेंट। चलो भाई अब आपसे कह दिया है वैल्यू ऑफ वॉल्यूम निकालो जब h इस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे इतना पता है कि भाई डी एच ओवर डी टी गिवन है हमें, तो मैं क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वी ओवर डी एच निकाल सकता हूँ, है बेटा। क्योंकि देखो डीवी ओवर डी एच का मेरे पास एक्सप्रेशन है, डी एच बाई डी टी तो हमें पता है भाई, हर डीवी बाई डी टी तो हमें पता ही है। सही है बेटा। बेटा चेन रूल है ड्राइव के अंदर, गौर से देखना होगा। डीवी ओवर डी टी हमारे पास क्या है बेटा, देखें 500 है, डी एच बाई डी टी क्या है हमारे पास, 0.075 है। हमसे वॉल्यूम मांगी है ना, तुम्हें चाहिए डीवी ओवर डी एच निकाल लो यहाँ पे। ठीक है। तो डीवी ओवर डी एच क्या आ रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे डीवी लिखा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डी एच लिख दिया। कौन सी चीज यूज हुई, डी टी डी टी। अरे भाई बात सुनो, आपके पास डीवी ओवर डी टी तो है 500 मल्टीप्लाई बाय 1/√2
0.075, 500 डिवाइड बाय 0.0, तो ये तो बेटा बहुत ही कोई बड़ी सी वैल्यू आ गई है। चलो देख लेते हैं। हमारे पास वॉल्यूम आ रही है डी एच ओवर डीवी ओवर डी एच आ रहा है 1, 2, 3, 4.67। अच्छा, डीवी ओवर डी एच का हमारे पास एक्सप्रेशन है। डीवी ओवर डी एच का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? 4 × 25 प्लस एच होल स्क्वायर, प्लस एच होल स्क्वायर, 1, 2, 3, 4.67। ठीक है बेटा, तो आपने इसे डिवाइड बाय 4 करा, रूट ऑफ आंसर करा, फिर आपने माइनस करा 25। तो हाइट आपके पास बेटा क्या आ रही है यहाँ पे? 15.82 हाइट आ गई है। जब हाइट आ गई, वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला है। सर लास्ट पार्ट की वर्किंग दिखा दे वंस मोर। बेटा यही कर आ रहा हूँ, इसकी कह रहे हो या किसी और पार्ट की कह रहे हो? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 25 प्लस एच स्क्वायर, एच क्यूब माइनस 62,500 अपॉन 3। सही है। अब बेटा आपको वॉल्यूम चाहिए ना, एच की जगह आपने क्या लिखना है? 15.82। तो भाई वॉल्यूम आपके पास बड़े आराम से निकल आएगी, 4/3 प्लस 25 होल क्यूब इंटू 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 62,500 अपॉन 3। बेटा फाइनल आंसर आपके पास आया है 69,888.5। 69, बेटा 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है। 6992 सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हैं बेटा, ये सिर्फ वर्किंग लंबी थी, कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल। ये इसकी भी आप वर्किंग की तस्वीर ले सकते हैं आराम से, इसकी भी आप वर्किंग की तस्वीर ले सकते हैं आराम से। ठीक है। अब बेटा हमारे पास इसके बाद जो कितने सवाल हैं भी? 12 सवाल हैं इस पेपर में। चलो भाई, हो गया। सो बेटा अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या हो रहा है जरा सुकून से देखते हैं सवाल को। इस सवाल में आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दी है, लाइन दे दी है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ठीक है भाई। द कर्व पासेस थ्रू ए, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया। फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम जनरेटेड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। ये बहुत प्यारा सवाल है। देखिए बेटा, अगर ये सिर्फ ये कहते हैं ना कि पूरा हिस्सा रोटेट करो, तो बड़ा सिंपल था। इन लोगों ने लिमिट लगा दी कहां पे कि भाई ये इसको देखो। तो मैं एक काम करता हूं, बड़े सुकून से एक चीज जरा देखना। बेटा ये है आपके पास क्या? 3/2। ठीक है। और ये क्या हो गई लेंथ? 0.5। और ये क्या हो गई? 1। तो ये जो इतना सा हिस्सा है हमारा, ये इतना सा हिस्सा जब रोटेट होगा 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या बनाएगा? एक सिलेंडर बनाएगा। यस और नो? मैं क्या करता हूं, इतने से सिलेंडर का पहले वॉल्यूम निकाल लूं। सही है बेटा। और फिर मैं पता है क्या हरकत करूंगा, इस पूरे हिस्से को रोटेट करके वॉल्यूम निकाल लूंगा, और फाइनली सिलेंडर में से माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास शेडेड एरिया की वॉल्यूम ऑफ रोटेशन आ जाएगी। सही है ना बेटा? तो चलो और मैं करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हो जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बेटा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। और एच क्या होगी हमारे पास? 0.5। तो ये आ रहा है 0.5 पाई। देखो ना बेटा, ये इस तरह से सिलेंडर है ना। ये सिलेंडर की हाइट सिर्फ ये है 0.5, ये रेडियस है। सही है। 1। चलो भाई, इसकी वॉल्यूम आ गई। अब मैं कह रहा हूं यार, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। सही है। कर्व आफ्टर रोटेशन क्या फॉर्मूला था बेटा इसका? पाई x2 x1
3/2 and 1 वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। बेटा वाई को स्क्वायर करना होता है। अब हमारे पास बेटा वाई क्या है, पाई 3/2 and 1 4 2x - 1 होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, डॉट डी एक्स। कोई मसला नहीं है बेटा, यहां तक सब साथ हो गया। आई एम श्योर यहाँ तक आप लोग मेरे, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है मेरा बच्चा। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप इसे पहले तो थोड़ा सा खोल लो, फिर इंटीग्रेट करने पे जाएंगे हम लोग। पाई 3/2 और 0, 3/2 and 1 16 over 2x - 1 raised to power 4 dot dx by pi 3/2 और 1 16 2x - 1 raised to power 4 dot dx। ठीक है बेटा। अब 16 पाई को मैं बाहर कॉमन फेंक रहा हूं, -4 हो जाएगी पावर ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई। अच्छा मजे की बात, यहाँ पे अब आप इंटीग्रेट करोगे इसे, सही है ना बेटा। 3/2 and 1 2x - 1 रेज़ टू पावर -4 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2x - 1 रेज़ टू पावर -3+1 डिवाइड बाय न्यू पावर डिवाइड बाय ब्रैकेट का डेरिवेटिव विच इज 2। सही है। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा हमारे पास लिमिट्स है मौजूद, 3/2 and 1। ठीक है, हो गया बेटा 16 पाई लंबी हो गई भाई, 1 ओवर वर्किंग सिर्फ लंबी है, बाकी आप देखो कोई सच मसला नहीं है। 2 इंटू 3/2 -1 होल क्यूब माइनस 1 ओवर -6 2 इंटू 1 -1। बेटा इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आई गेस आप लोग कर ही लेंगे ना। 16 पाई 3 - 1 इज 2, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, 2 - 1 इज 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो -6। तो ये क्या हो गया बेटा 16 पाई -1/48 +1/6, 1/6 -1/48, 7/48 into 16 pi 7/3। तो बेटा डिजायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगी, पूरे में से बेटा 7 पाई/3 में से इस सिलेंडर की माइनस कर दूं, सिलेंडर की क्या थी पाई/2 थी, 0.5 पाई थी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई/6। आप लोग अब बेटा इस चीज को इस तरह से देखो, थोड़ी सी हाँ मैं मानता हूँ लेंदी है वर्किंग, लेकिन मुश्किल नहीं है ये। अब उसके बाद इन्होंने आपसे क्या कह दिया है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टेंजेंट टू द कर्व एट बी, ठीक है, द नॉर्मल टू द कर्व एट बी एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा इज्जत से एनालाइज करते हैं ना, ताकि हमारे पास कुछ चीजें, देखो बेटा आपको जो है ना हमेशा याद रखना, जब भी पेपर कर रहे हो डायग्राम्स को तमीज से एनालाइज करना, टाइम लो अपना इसमें।
सही है। जो इन्होंने बात बोली है उसको एनालाइज करेंगे हम सुकून से देख के, क्योंकि देखो इन वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है। इन्होंने क्या कह दिया है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म फ्रॉम द टेंजेंट टू द कर्व एट बी। ये आ गया बेटा टेंजेंट टू द कर्व एट बी एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट बी, नॉर्मल टू द कर्व एट बी। सही है। एंड द एक्स एक्सिस। चलो भाई ये ट्राइंगल हमें नजर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे? यस और नो? इन्होंने कहा है ना भाई नॉर्मल और ये टेंजेंट, टेंजेंट एट बी, नॉर्मल एट बी, ये ट्राइंगल बना रहे विद द एक्स एक्सिस। तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन तो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मैं अब थोड़ा सा सुकून से सोचता हूँ। भाई अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मुझे तो पहले ये समझना होगा कि ये टेंजेंट इस पॉइंट पे कब मीट कर रहा है, ये हमें चाहिए होगा। जब हमारे पास ये आ जाएगा तो फिर हमें ये देखना होगा ये इस पॉइंट पे कब मीट कर रहा है। फिर वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग वो हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक और चीज आप लोगों से सिखाई थी, याद है बेटा, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो एरिया निकालने का हीरोज फॉर्मूला, तो एक पॉइंट तो है। अब मसला ये है कि मुझे अगर इसका ये वाला पॉइंट चाहिए व्हेन इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, तो मुझे पहले इसकी इक्वेशन चाहिए होगी टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मुझे, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए। ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए, कर्व को डिफरेंशिएट करना है। तो ये चीजें आपने बेटा खुद से एक एक करके लिंक कर करके सोचनी होगी, डायरेक्टली नहीं होगी आपसे। तो आपने क्या करा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर -2। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया -8 इंटू 2। तो बेटा क्या आ रहा है, -16 अपॉन 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। सही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं m एट b, यानी कि अगर मुझे इसका ग्रेडियंट चाहिए b पे, b का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 3/2 है। 3 - 1 क्या होता है बेटा, 2, 2 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये आ गया -2। सही है। अब बेटा एक चीज जरा आप लोग प्लीज समझें, ये ग्रेडियंट -2 है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकता? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y -y1 इज इक्वल टू m क्या है, -2, x माइनस x1, y -1 इज इक्वल टू -2x प्लस 3। सही है। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बेटा अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए एट एक्स एक्सिस, क्या चीज जीरो हो जाती है, वाई जीरो हो जाता है या एक्स? सोचें बेटा, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, एट एक्स एक्सिस वाई हो गया जीरो। तो 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 4, एक्स क्या आ गया आपके पास 2। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ एक्स का। तो पॉइंट एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारे पास बेटा, 2, 0। अच्छा अब मैं ये देखूंगा, भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। एम ऑफ नॉर्मल क्या होगा, भाई जब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट था -2, तो नॉर्मल का क्या होगा 1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1, एम से गुजर है ना भाई, m x माइनस x1। तो बेटा ये आ गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू x प्लस हाफ, यहाँ पे 2y है बेटा। तो अब आप लोग क्या कह देंगे भाई, एट एक्स एक्सिस y क्या होता है 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -हाफ। तो ये जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट क्या होगा, फर्ज करो y, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा -हाफ, 0। y पॉइंट क्या आ रहा है -हाफ, 0। अब बेटा तीनों पॉइंट्स आ गए ए बी सी।
वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद सोचो जरा अकल से। आपके पास एक्स वाई, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, 3/2, 1 पॉइंट बी था ना ये क्या है, -0.5, 2, 0। हीरोज फॉर्मूला, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ x1 y1 2 0 -0 3/2 1 2 0। बेटा ये हीरोज फॉर्मूला तो आई गेस आप लोग बड़े आराम से लगा लेंगे। -1 माइनस 1 2 2। बेटा ये क्या आ गया, हाफ -2 -5/2। तो बेटा एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4 यूनिट स्क्वायर। बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ी सी लंबी थी वर्किंग, लेकिन यार इट वाज वेरी सिंपल। अब एक काम करते हैं, हमारे पास कितने सवाल रह गए हैं, 2 और। इन दो को भी सुकून से करते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया बेटा आपसे, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच दैट 6x स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स दे दिया आपको, 6x स्क्वायर -30x प्लस 6a, वेयर a is a positive constant, the curve has a stationary point at a और -15, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलो भाई, इन्होंने कह दिया स्टेशनरी वैल्यू है ना ए और -15, तो स्टेशनरी वैल्यू तो ग्रेडियंट क्या होता है, 0। स्टेशनरी पॉइंट dy by dx इज इक्वल टू 0। तो आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, 6x स्क्वायर -30x प्लस 6a को रखना इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद अब अगर मैं इसको देखूं बेटा, आप इसे बड़े आराम से फैक्टराइजेशन वाला काम कर सकते हैं, या किसी को भी अगर कोई चीज इसमें मसले वाली लग रही है तो मुझे बताओ। ए की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है ना स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। तो आपने एक्स की जगह क्या डाल दिया, ए। 6a स्क्वायर -30a प्लस 6a 0, 6a स्क्वायर -24a 0। ठीक है बेटा, 6a कॉमन ले लिया, a -4 0। तो a की एक वैल्यू आएगी 0 और एक आएगी 4, लेकिन a तो बेटा 0 हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने a की वैल्यू क्या ले ली, 4, क्योंकि इन्होंने कहा है ना बेटा a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, 0 नहीं हो सकता ये। फिर इन्होंने क्या कह दिया, डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अरे बेटा अगर आपको नेचर चाहिए स्टेशनरी पॉइंट की, तो आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। अब अगर मैं बेटा इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर -30x प्लस 6a। तो मेरा डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 12x -30। अच्छा बेटा एक्स कोऑर्डिनेट अभी 4 निकल आया ना, ए पता चल गया भाई 4 है, सही है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 12 × 4 -30, 12 4 सा बेटा 48 -30, तो ये आ गया +18। तो बेटा डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा होता है तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम पॉइंट। सिंस d square y upon dx square is greater than 0, therefore stationary point is the minimum point। तो आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, या मेरी एक आदत है बहुत तमीज से लिखने की, मैं मिनिमम पॉइंट बेटा a कॉमा -15 था ना, तो 4 कॉमा -15 लिख दूंगा। यानी कि आपने कोई मौका ही नहीं छोड़ना कि कहीं पे इन्हें कोई चीज आपकी मिसिंग लगे, हर चीज लिख के दिखा दो। खैर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व।
बेटा इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए तो आप dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, सही है। तो अगर आपने इंटीग्रल लेना है दोनों साइड पे, dy बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6a। अच्छा याद रखना a की वैल्यू 4 आ चुकी है हमारे पास, सही है ना। इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैं, तो y क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर 6x क्यूब अपॉन 3 माइनस 30x स्क्वायर अपॉन 2। 6 4 जा 24 होता है, 24x प्लस c। अल्लाह अकबर। y क्या आ रहा है बेटा, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस c। बेटा हमारे पास पॉइंट क्या था, 4 कामा माइनस 15। एक पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, माइनस 15 4 का क्यूब माइनस 15 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस सी। बेटा माइनस 15 2x 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 क्यूब माइनस 15 x स्क्वायर प्लस 24 x, और इसमें डाल दो यार 4, तो ये क्या आता है, माइनस 16 आता है। तो बेटा c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। c की वैल्यू आ गई 1। तो आप क्या, सब कर्व की इक्वेशन क्या हो गई, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। चले, यहां तक भी बातें हो गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी अदर स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। बेटा अगर एनी अदर स्टेशनरी पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा भाई। कहाँ गए भाई, 6x स्क्वायर माइनस 30x। देखो ये सवाल मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद देखो, ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लंबी करी है। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6 है, एक ही जगह आपने 4 रख दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई भाई, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24। 6 4 से बेटा 24 होता है। तो एट स्टेशनरी पॉइंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 0। x x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 0। x माइनस 1 x माइनस 4 0। x की वैल्यू 1 आई और 4 आई। भाई 4 तो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है ना, तो आप कौन सा पॉइंट लेंगे, 1 लेंगे। 1 आ गया। अच्छा कर्व की इक्वेशन क्या आई थी, कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे x की जगह आपने सीधा सीधा 1 सब्स्टिट्यूट करना है। y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 प्लस 1। तो y बेटा ये आ गया 12। तो अदर टर्निंग पॉइंट क्या होगा, अदर स्टेशनरी पॉइंट आपके पास मैं दिखा देता हूँ अभी तुम्हें, चलो मैं समझाता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खुले, डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन है ना, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। आओ सुकून से देखते हैं, क्योंकि अब मैं आज करा ही से 2 पेपर रहा हूँ ना, 3 नहीं करा रहा, तो मैं इसी में सही से टाइम लगा देता हूँ। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, इक्वेशन देखो, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 प्लस 24x प्लस 1। देखो बेटा ये हमारा ग्राफ बना है, सही है, क्लियर है बेटा। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। हमें एक टर्निंग पॉइंट दिया हुआ था, क्या था बेटा, a कॉमा माइनस 15, सही है। तो ये एक पॉइंट आ गया a 4 और माइनस 15, दूसरा मांगा है 1 कॉमा 12 आ गया, ठीक है बेटा।
समझ आ गया, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। इसलिए बेटा मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि अपने पास ये जियो जेब्रा नाम की ऐप इंस्टॉल कर लो, ये काफी काम आएगी। आप लोग खामखा में घबराते हो, मुश्किल नहीं है ये। अभी देखो मैं आज देखो टेक्निकली आप लोगों का पहला पेपर है जो कि पूरा हो रहा है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों को समझ आएगा कि यार ये इतना मुश्किल है नहीं। सही है, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा टाइम निकालना है। अब इधर देखें, द डायग्राम शोज अ सर्कल पी विद सेंटर ओ 02 एंड रेडियस 10। ठीक है भाई, सर्कल पी विद सेंटर 02, भाई इसका सेंटर क्या है? 02। इस सर्कल का सेंटर है 02, बड़े वाले का। एंड द रेडियस 10, रेडियस हमारे पास 10। एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट 6 10। बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए 6, 10। ओके, अच्छा ये भी लेंथ कितनी होगी बेटा? 10 ही होगी, रेडियस है ना भाई। इट ऑल्सो शोज अ सेकेंड सर्कल क्यू with center at the point where this tangent meets the y-axis। बेटा अभी ये जो टेंजेंट है ना, ये जब जहां पे वाई एक्सिस से मीट कर रहा है, ये सारे सर्कल का सेंटर है। मैं इसको C2 का नाम दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या कह दिया इन्होंने? वेयर दिस टेंजेंट मीट्स वाई एक्सिस एंड विद रेडियस 5/2 √5। चलो भाई, यानी कि ये वाली लेंथ क्या है हमारे पास? 5/2 √5। दिस मीन्स ये वाली लेंथ भी यही होगी, 5/2 √5। अब इन्होंने क्या कह दिया? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पी। अरे भाई, अगर आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल पी चाहिए, याद करें बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या फॉर्मूला था? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो भाई ये क्या है? एक्स माइनस सेंटर 02 है ना, प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, और बेटा इसका रेडियस है 10। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये आपके पास बेटा एक आंसर आ गया। फिर इन्होंने क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, टू द सर्कल पी एट ए। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। मैं एक बात पूछूं, मैं इसको C1 कह रहा हूँ या C कह रहा हूँ, लेट इट बी, खाली C कह रहा हूँ। AC का ग्रेडियंट जो होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। इन्होंने मांगी भी क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना। तो आप निकाल लो पहले m ऑफ AC, y2 माइनस y1 ओवर 6 - 0, 8/6 विच इज 4/3। बेटा ग्रेडियंट ऑफ AC आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब m ऑफ टेंजेंट क्या होगा? -3/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? क्योंकि देखो टेंजेंट तो A से गुजर रही है ना, 6 10 है, y माइनस y1 m x माइनस x1। बेटा 4y माइनस 40 इज इक्वल टू -3x प्लस 18। तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 58। ये आपके पास बेटा आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां तक बेटा आई गेस आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी मसला नहीं होगा, सही है? बेटा अब find the equation of the circle Q and hence verify that the y coordinate of both the points of intersection of the two circles is 11। अच्छा यार, चलो ये एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है भाई। आपके पास ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इन्होंने कह दिया जैसे जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तब आप सेंटर ऑफ सर्कल क्यू पे हो। तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, है ना। तो बेटा ये y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? क्योंकि इन्होंने कहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यू। सर्कल क्यू का अगर मुझे सेंटर चाहिए उस टेंजेंट पे, टेंजेंट की इक्वेशन 4y प्लस 3x, सही है। एट
C2 बेटा y कोऑर्डिनेट है ना, यानी y एक्सिस है तो x0 होगा, तो y क्या हो गया भाई, 58/4 तो 14.5। तो बेटा C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 14.5। अच्छा, इक्वेशन ऑफ C2 का ही है ना, सर्कल क्यू का ही है, तो बेटा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 14.5 होल स्क्वायर, और इसका बेटा रेडियस इन्होंने क्या दिया था, 5/2 √5 r²। तो ये हो जाएगा बेटा x² प्लस y माइनस 14.5 का स्क्वायर 25/4 × 5, तो ये हो गई x² प्लस y माइनस 14.5 का स्क्वायर 125/4। अब इन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स आर 11। अरे यार, यानी कि दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वहां पे y कोऑर्डिनेट 11 है, सही है, तो ये तो दोनों कर्व सर्कल्स x² की फॉर्म में है ना, तो मैं एक और जो हमारा सर्कल है वो क्या था, x² प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 100। तो काम कर लेता हूँ ना, मैं दोनों में से x² को कॉमन ले लेता हूँ भाई, किसी एक में यहाँ पे ले लेता हूँ x² को कॉमन, तो x² क्या हो गया भाई, 100 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो यार, सीधा सीधा काम है, 100 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 14.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4, 100 माइनस y², या थोड़ा सा मैं इज्जत से करना होगा, सफाई से, 100 माइनस y² माइनस 4y प्लस 4 प्लस y² माइनस 2 × 14.5 29 29y प्लस 14.5 का स्क्वायर 210.25 125/4, y कोऑर्डिनेट ही निकालना है ना बेटा, 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट से, बल्कि नहीं अभी नहीं करता, 100 माइनस y² प्लस 4y माइनस 4 प्लस y² माइनस 29y प्लस 210.25 इज इक्वल टू 125/4। भाई y² तो सीधा सीधा गया कैंसिल, 25y इज इक्वल टू 100 माइनस 4 प्लस 210.25 माइनस 125/4, सबको एक तरफ ले आया, y 25y 100 माइनस 4 प्लस 210.25 माइनस 125/4, तो आ रही है बेटा 275, 275/25 y11 आ गया। बेटा देखना है कितना आराम से आया है, हाँ लंबी हुई है, बट कोई भी टेक्निकल पार्ट इसमें था नहीं इस सवाल में, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल क्यू गिविंग योर आंसर इन सर्ट फॉर्म। अब ये तो बेटा ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये और ये, सर्कल क्यू और इसके, यानी कि ये तो आपने सिंपल साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सर्ट फॉर्म में देना है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ, चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारी, 4y प्लस 3x इक्वल टू 58, और बेटा उस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y माइनस 14.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4। बेटा एक चीज मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूँ कि y को सब्जेक्ट बना लिया करो, सही है ना, यहाँ पे आप एक काम करो, y को सब्जेक्ट बना ही लो लाइन की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू व्हाट, 58 माइनस 3x/4, फिर x² प्लस
58 minus 3x upon 4 minus 14.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 बाय सर्ड में देना आंसर, इसने थोड़ी मेहनत है, एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 58 माइनस 3x माइनस 14.5 इंटू 4 58 हो जाता है। ये तो आसान हो गया, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मुझे लग रहा था ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बड़े आराम से हो गया भाई ये तो। 58 और 58 तो कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x बाय 4 125 बाय 4, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 125 बाय 4। बेटा 1 प्लस 9 बाय 16 25 बाय 16 एक्स स्क्वायर 125 बाय 4। बेटा 125 divided by 4 multiplied by 16 divided by 25, तो x square is equal to 20, x is equal to root of 20। लेकिन ये अब बेटा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस 2√5 एंड माइनस 2√5। एक्स कोऑर्डिनेट आ गए, इस पे करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट भी अब आप निकाल लेंगे। 58 माइनस 3 इंटू 2√5 अपॉन 4, तो बेटा 3 2 6, 58 माइनस 6√5 अपॉन 4। दूसरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू 58 माइनस 3 इंटू माइनस 2√5 अपॉन 4। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 58 प्लस 6√5 अपॉन 4। तो बेटा दोनों अगर टेंजेंट्स के पॉइंट्स चाहिए तो आप लोग क्या लिख रहे होंगे, 2√5 कॉमा 58 माइनस 6√5 अपॉन 4। दूसरा पॉइंट क्या होगा, माइनस 2√5 58 प्लस 6√5 अपॉन 4। अच्छा अब बेटा बात ये है, ये मैंने आप लोगों के आगे पूरा पेपर सॉल्व करा है। मुझे नहीं, मैंने वैसे तो मार्किंग स्कीम देखी नहीं है, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इस पेपर में कोई भी गलती, इतना मुझे खुद पे भरोसा है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को भी खुद पे इतना भरोसा हो। यही है कि रिकॉर्डिंग्स पूरी देख लो, टॉपिक्स देखो, फिर उसके बाद ये सवालात करने बैठो। अभी मैं बेटा आप लोगों के साथ ये एक और पेपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस करा है ये है मई जून 2023 पेपर 1-1। सही है, तो बेटा आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को।